डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 12 सोशियोलॉजी का चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 8 तक महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये पार्ट 2 का वीडियो है। इससे पहले हमने पार्ट 1 का वीडियो बनाया था जिसमें हमने चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 7 तक यानी चैप्टर 7 तक हमने सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न को बता दिया था। सबसे पहला जो प्रश्न दिया हुआ है आप देख सकते हैं, उपनिवेशवाद किसने संबंध है। क्या है जो उपनिवेशवाद है ये किससे संबंध है या किसने संबंध है, ये पहला प्रश्न पूछा गया है। इसके 4 विकल्प हैं दिए हैं, आप देखिए 4 विकल्प क्या है। उपनिवेशवाद पहला है आपका पूंजीवाद से या राष्ट्रवाद से, निरंकुशवाद से या नाजीवाद से। पहला प्रश्न दिया हुआ स्टूडेंट देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा पूंजीवाद से हो जाएगा इसका सही विकल्प। क्या है उपनिवेशवाद किससे संबंध है, ये पूंजीवाद से है। दूसरा प्रश्न देखिए क्या है, कोलकाता जो कि अब कलकत्ता हो चुका है किस नदी के किनारे अवस्थित है। का आपका हो जाएगा ब्रह्मपुत्र, हुगली, शारदा या महानंदा। तो कोलकाता जो है ये भैया किस नदी के किनारे नदी है, ये आपका हुगली हो जाएगा, यानी खा नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देखिए, राष्ट्रवाद का जन्म किसके परिणाम स्वरूप हुआ। ये तीसरा प्रश्न है। देखिए जितना भी मैं प्रश्न बता रहा हूँ ये इम्पॉर्टेंट प्रश्न है और चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 8 तक पार्ट 2 का वीडियो है तो उससे लिया गया सारा प्रश्न है। तो प्लीज़ आप इसको नोट करना चाहे कॉपी में लिख सकते हैं, उसके बाद में याद कर लीजिए क्योंकि बोर्ड एग्जाम में एक एक प्रश्न इम्पॉर्टेंट है। तीसरा जो प्रश्न है, राष्ट्रवाद का जन्म किसके परिणाम स्वरूप हुआ भैया, तो ये आपका क्या प्रजातिवाद के स्वरूप हुआ इसका राष्ट्रवाद का जन्म। फिलहाल जो बुक में दिया हुआ यही हम राइट आंसर बता रहे हैं। उसके बाद में चौथा प्रश्न देखिए, धर्म का सामाजिक सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया। जो धर्म है इसका जो सामाजिक सिद्धांत है ये किन्होंने प्रस्तुत किया, आपके पास 4 विकल्प है। का आपका हो जाएगा मैक्स मुलर जी ने, आर ब्राउन ने, दुर्खीम ने या एस.सी. राय ने। यदि आपने समाज शास्त्र के पढ़ा होगा वीडियो, समाज शास्त्र का हमारा अगला वीडियो देखा होगा जिसमें हमने बताया था कि दुर्खीम जी हो जाएंगे राइट आंसर, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं स्टूडेंट, देखिए 5वां प्रश्न क्या पूछा गया है, संस्कृति को भौतिक और अभौतिक संस्कृतियों में किसने वर्गीकृत किया है। तो भैया यहाँ पर आपका अकार्बन क्या है, अगार्बन हो जाएंगे इसके सही विकल्प। 6 नंबर प्रश्न क्या दिया हुआ है, सती प्रथा निषेध अधिनियम कब पारित हुआ। सती प्रथा जो निषेध अधिनियम है ये कब पारित हुआ था, 1815 ईस्वी में, 1829 ईस्वी में, 1863 ईस्वी में, 1894 ईस्वी में। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 1829 हो जाएगा, जो कि सती प्रथा का क्या है, सती प्रथा निषेध अधिनियम 1829 ईस्वी में क्या है पारित किया गया था। और सती प्रथा का अंत किसने किया था ये भी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा भैया, तो राजा राम मोहन राय जी इसके राइट आंसर हो जाएंगे, लगाना मत भूलिएगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है तो वीडियो को लाइक करना भी मत भूलिएगा। 7वां प्रश्न देखिए, प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है। हर्बर्ट स्पेंसर, अगार्बन, दुर्खीम, मैकाइवर एवं पेज। प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी देखिए इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे का हो जाएगा हर्बर्ट स्पेंसर हो जाएंगे राइट आंसर 7वें नंबर प्रश्न का। देखिए बोर्ड एग्जाम में जो मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहूँगा कि बोर्ड एग्जाम में जो पुस्तक का नाम है समाज शास्त्र यानी सोशियोलॉजी में हर जो आपका 10 प्रश्न होते हैं, 10 प्रश्न में 2 प्रश्न आपको पुस्तक से रिलेटेड मिल जाएंगे। तो भैया पुस्तक वाला हमारा क्या है वीडियो नहीं देखा है जिसमें हमने महत्वपूर्ण पुस्तक और उसके लेखक का नाम बताया है समाज शास्त्र में। तो यदि आप वीडियो को ढूंढना चाहते हैं तो हमारे वीडियो का चैनल पर भी मिल जाएगा, और यदि आप यूट्यूब पर ढूंढना चाहते हैं तो बाय शिवम स्टडी नॉलेज लगा देंगे, वो वीडियो मिल जाएगा आपको। तो वो वीडियो भी देख लीजिएगा क्योंकि एक एक नंबर हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है और आपके लिए भी इम्पॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। 8वां प्रश्न क्या दिया हुआ है, ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। ग्राम पंचायत इसका जो कार्यकाल है कितने वर्ष का होता है भैया, 3 वर्ष का, 4 वर्ष का, 5 वर्ष का, 6 वर्ष का। तो इस प्रश्न का हमने आंसर ऑलरेडी दे चुका हूँ, यदि आप हमारे रेगुलर स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा। फिलहाल इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 वर्ष, नोट कर लीजिए। 9th नंबर प्रश्न देखिए क्या है, पंचायतों में महिलाओं के लिए कुल कितना आरक्षण निर्धारित है।
पंचायतों में जो महिलाएं हैं इनके लिए कितना आरक्षण निर्धारित है, तो इनमें से आपका सही विकल्प हो जाएगा 33% जो है महिलाओं को आरक्षण निर्धारित है पंचायतों में। उसके बाद में हमारा अगला प्रश्न क्या आ चुका है, देखिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है 10 नंबर प्रश्न। और यदि आपने स्टूडेंट हमारा ये वाला इसका जो पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है तो पार्ट 1 का वीडियो देख लीजिए, समझ आ जाएगा सारा चीज़ें आपको कि क्या चल रहा है। देखिए 10 नंबर प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश में क्षेत्र पंचायत ब्रैकेट में क्षेत्र सीमित के संगठन का क्या स्तर होता है, तो इसमें ग्राम स्तर होता है, जिला स्तर होता है, खंड स्तर होता है या राज्य स्तर होता है। खंड स्तर हो जाएगा 10 नंबर प्रश्न का सही विकल्प। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है भैया, बहुत ही आसान प्रश्न है। और यदि आपने भैया भूगोल, समाजशास्त्र, इतिहास, उसके बाद में क्या है नागरिक शास्त्र पढ़ा होगा तो आपको भैया इस प्रश्न का आंसर आता होगा। इतने 4 सब्जेक्ट में और भी सारे सब्जेक्ट में इसका डिस्कस किया गया है, लेकिन फ़िलहाल आप कृषि उद्योग पर लगा दीजिए टिक, निसंकोच और आंख मूंद कर भी। 12 नंबर प्रश्न देखिए, निम्न में से किस भाषा में रैयत का अर्थ कृषक होता है, किस भाषा में, तमिल में होता है, तेलुगु, मलयालम, गुजराती। रैयत का अर्थ क्या होता है, कृषक होता है, तो तेलुगु पर आप लगा दीजिएगा भैया, क्योंकि 12 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है, यहाँ पर तेलुगु गलत हो जाएगा। रैयत का अर्थ क्या होता है, कृषक होता है। उसके बाद में देखिए 13 नंबर प्रश्न, भारत में हरित क्रांति क्या है, भारत में हरित क्रांति किस दशक में लागू की गई, आपका विकल्प है का 1960 से 1970 तक, खा है 1970 से 1980 तक, गा है 1980 से 1990 तक, या घा 1990 से 2000 तक। तो भारत में जो हरित क्रांति जो दशक लागू हुआ इसका, ये आपका हो जाएगा का वाला 1960 से 70 के बीच में, ये दशक क्या है हरित क्रांति का लागू हुआ 10 सालों के बीचों में। 14 नंबर प्रश्न देखिए, समाजशास्त्र का, ग्रामीण विकास में प्रमुख बाधक तत्व कौन सा है, जो ग्रामीण विकास है इसमें जो प्रमुख बाधक तत्व है ये कौन सा है, अशिक्षा है, ग्रामीण निर्धनता है, ग्रामीण ऋणग्रस्तता है, या ये सभी हैं। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा इस नंबर प्रश्न का, यहाँ पर आपका घा हो जाएगा, यानी अशिक्षा भी हो जाएगा, ग्रामीण निर्धनता भी हो जाएगा, ग्रामीण ऋणग्रस्तता भी हो जाएगा, जो कि क्या है ग्रामीण विकास में प्रमुख बाधक तत्व हैं। ये 4 हो जाएंगे, यानी तीनों हो जाएंगे। फिलहाल हम चौथे नंबर पर टिक लगा दीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए स्टूडेंट, सारा प्रश्न इम्पॉर्टेंट है और वीडियो को लास्ट तक देखना मत भूलिएगा, क्योंकि विद्या क्वेश्चन से लिए गए सारे प्रश्न हैं और बोर्ड एग्जाम में इन्हीं सभी प्रश्नों से पूछे जाते हैं। चैप्टर 1 से चैप्टर 8 तक सभी प्रश्न लिए गए हैं, तो हर एक चैप्टर से एक एक 2-2 प्रश्न लिए गए हैं, तो तैयार कर लीजिएगा। 15 नंबर फिलहाल प्रश्न की बात करें, भारत के प्रथम आधुनिक उद्योग हैं, जो भारत का प्रथम आधुनिक उद्योग है कौन सा है, कपास है, जूट है, रेलवे है, या ये सभी हैं। तो भारत का प्रथम भैया आधुनिक जो उद्योग है ये आपका ये सभी हो जाएंगे, कपास भी हो जाएगा, जूट भी हो जाएगा, रेलवे भी हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, घा हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ लागू हुआ या सर्वप्रथम कहाँ हुई, तो भैया औद्योगिक क्रांति, ये जो क्वेश्चन है हर बार पूछा जाता है, याद रखिएगा, बुक में भी दिया हुआ है, ये हर बार पूछा जाता है। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ लागू हुई, तो इंग्लैंड पर आप आंख मूंद कर लगा दीजिएगा, क्योंकि जो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई ये इंग्लैंड से ही शुरुआत हुई, और औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ हुई, ये इंग्लैंड में ही हुई थी। 16 नंबर का घा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 17 नंबर, प्राचीन भारत किस अंतर्राष्ट्रीय मार्ग का हिस्सा था, जो प्राचीन भारत है ये किस अंतर्राष्ट्रीय मार्ग का हिस्सा था, कपास मार्ग का, स्वर्ण मार्ग का, रेशम मार्ग का, समुद्र मार्ग का। 17 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, तो रेशम मार्ग इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि प्राचीन भारत अंतर्राष्ट्रीय मार्ग का हिस्सा था रेशम मार्ग का। उसके बाद में देखिए 18 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा पार क्या है, निम्न में से कौन सा पार राष्ट्रीय निगम है, कोको कोला, कोडेक, जनरल मोटर्स, या ये सभी। यहाँ पर आप पहले प्रश्न को पढ़िए, 18 नंबर प्रश्न को ध्यानपूर्वक, फिर इसका आंसर दीजिएगा।
तो यहाँ पर आपका ये सभी हो जाएंगे, यानी ये तीनों चीज़ हो जाएंगी जो कि पार राष्ट्रीय निगम है। कोको कोला, कोडेक, जनरल मोटर्स, ये तीनों चीज़ें इसकी राइट आंसर हो जाएंगी। और ये सभी यानी घा पर आप टिक लगा दीजिएगा। ये देखिए हमने का, खा, गा, घा से इसी प्रकार से पूछा गया, लेकिन वहाँ पर ABCD के रूप में भी पूछा जा सकते हैं। 4 विकल्प, जैसा कि का वाले पर A आ जाएगा, खा वाले पर B, गा वाले पर C और D हो जाएगा घा वाले पर। तो इस तरह से भी प्रश्न पूछा जाएगा। तो आपको भौतिकी नहीं है, आपको इसी प्रकार से इसका आंसर देखना है। 19 नंबर प्रश्न देखिए, भारत में आधुनिकीकरण का प्रमुख कारक है। जो भारत में आधुनिकीकरण है, इसका जो बेसिकली प्रमुख कारक कौन है, तो इनमें से आपका क्या हो जाएगा, पश्चिमीकरण हो जाएगा। आधुनिकीकरण का प्रमुख कारक, भारत की बात हो रही है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। और स्टूडेंट ये आपको याद रखना है, यदि आप तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी की ढंग से और अभी तक आपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ख़त्म कर दिया है, फिलहाल आप तैयारी कर चुके हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की, तो आप इन सभी प्रश्नों को भैया किस रूप में ले सकते हैं, टेस्ट के रूप में भी इन सभी प्रश्नों को आप एक प्रकार से ले सकते हैं। इन सभी प्रश्नों को एक प्रकार से, इन सभी प्रश्नों का आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यदि हमने जो पढ़ाई की है क्या इन सभी प्रश्नों का आंसर हमें आता है। तो इसका आंसर आप बिना किताब में देखे ईमानदारी से इसका आंसर आप हमें बताइए। उसके बाद में कमेंट में बताइए कि सर हमारा इतना सही गया। जब आप पहले लगा लीजिए, उसके बाद में आप बुक में मिलाइए कि जो प्रश्न हमने लगाया है क्या ये सही है। सही वाला प्रश्न आप बताइए, गलत है तो गलत बताइए कि हमारा इतना गलत गया है, इतना हमारा सही गया है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इससे हमें क्या पता चलता है, आपकी तैयारी पता चलती है कि आपने अभी तक क्या तैयार किया है सोशियोलॉजी में। फिर उसी हिसाब से हम जो है तैयारी कराते हैं सोशियोलॉजी की। 20 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, प्रथम छपाई मशीन तकनीक कहाँ आरंभ हुई। प्रथम जो छपाई मशीन तकनीक है ये कहाँ आरंभ हुई, एशिया में हुई, अमेरिका में, यूरोप में, अफ्रीका में। तो भैया 20 नंबर जो प्रश्न है इसका सही विकल्प बताइए यदि आपको पता है। फिलहाल हम यूरोप पर इसका राइट आंसर लगा देते हैं। यूरोप का जो हो जाएगा इसका राइट आंसर। 21 नंबर प्रश्न देखिए, मातृभूमि किस भाषा का समाचार पत्र है। जो मातृभूमि है ये किस भाषा का समाचार पत्र है, मलयालम, मराठी, बंगाली, तमिल। मलयालम राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 22 नंबर प्रश्न, भारत में वाणिज्यिक मोबाइल सेवाएं प्रारंभ हुई कितने सन में हुई, 1950 में, 1975 में, 1995 या 1999। प्रश्न बताइए, इसमें से आपका हो जाएगा भैया 50 से क्या है, भारत में वाणिज्यिक मोबाइल सेवाएं क्या है प्रारंभ हुई 1950 से। 23 नंबर प्रश्न देखिए, किसके प्रयासों से सती प्रथा का अंत हुआ। किसके प्रयासों से सती प्रथा का अंत हुआ। इसमें हमने अभी बताया था किसके क्या है, सती प्रथा का क्या है अधिनियम कब पारित हुआ, तो उसमें क्या है 1829 हुआ था। लेकिन यहाँ पर भैया हमने उसमें भी बताया था कि जो है सती प्रथा का अंत किसने किया था, तो यहाँ पर राजा राम मोहन राय जी हो जाएंगे इसके सही विकल्प। इसको हमने काफ़ी बार बताया है और काफ़ी स्टूडेंट को इसका आंसर पता भी होगा। कितने को पता है कॉमेंट में बताइएगा। 24 नंबर प्रश्न देखिए, चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है। जो भैया चिपको आंदोलन है इसका संबंध जो है ये किस राज्य से है ये आपको बताना है। तो देखिए हिमाचल प्रदेश से है, उत्तराखंड से है, मध्य प्रदेश से है या हरियाणा में है, या हरियाणा से, बताइए किस संबंध से है या किस राज्य से है। तो इनमें से आपका उत्तराखंड हो जाएगा, क्योंकि भैया उत्तराखंड क्या है, चिपको आंदोलन का संबंध जो है उत्तराखंड से है। 24 नंबर प्रश्न का राइट आंसर खा वाला हो जाएगा विकल्प सही। अगला प्रश्न देखिए स्टूडेंट, 25 नंबर प्रश्न देखिए, दहेज निरोधक अधिनियम कब पारित हुआ। दहेज दो निरोधक भैया अधिनियम है ये कब पारित हुआ, 1955 में या 1956 में या 1961 में या 1964 में, 1961 में या 1964 में। बताइए दहेज निरोधक अधिनियम कब पारित हुआ। यहाँ पर आपके 4 विकल्प दिए हुए हैं, इनमें से आपका गा हो जाएगा 1961 यानी 1961 हो जाएगा, दहेज निरोधक अधिनियम पारित हुआ था। उसके बाद में अगला प्रश्न है हमारा 26 नंबर, हरिजन नामक समाचार पत्र, हरिजन नामक, यहाँ पर देखिए हरिजन नामक समाचार पत्र संबंधित था
किससे संबंधित था? का आपका हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू से, खा महात्मा गांधी से, गा डॉक्टर अंबेडकर से, या घा एम.एन. श्रीनिवास से। तो हरिजन नामक जो समाचार पत्र भैया ये जो संबंधित था ये किससे था? एम.एन. श्रीनिवास। यहाँ पर हो जाएगा, हमने जो जगह कम था तो हमने इस तरह से लिख दिया। फिलहाल जो इसका प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो महात्मा गांधी जी हो जाएंगे, जो कि हरिजन नामक समाचार पत्र है ये महात्मा गांधी जी से संबंधित था। 27 नंबर प्रश्न देखिए, कौन सा देश औद्योगिकरण से गुजरने वाला पहला देश है? कौन सा देश औद्योगिकरण से क्या है गुजरने वाला पहला देश था? का आपका हो जाएगा ब्रिटेन, खा जर्मनी, गा फ्रांस, या USA। बताइए कौन हो जाएगा स्टूडेंट? देखिए इनमें से आपका हो जाएगा ब्रिटेन हो जाएगा, जो कि औद्योगिकरण को गुजरने वाला ब्रिटेन पहला देश बना। उसके बाद में 28 नंबर प्रश्न कि समाज में द्वितीयक संबंध मुख्य रूप से संबंध है ग्रामीण समाज से, नगरीय समाज से, जनजातीय समाज से, या संघर्षशील समाज से। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा नगरीय समाज हो जाएगा, जो कि किस समाज से द्वितीयक संबंध मुख्य रूप से संबंधित है? तो नगरीय समाज से हो जाएगा इसका राइट आंसर। 29 नंबर प्रश्न देखिए, भारत में आधुनिकीकरण का प्रमुख कारक है औद्योगिकरण या नगरीकरण, पश्चिमीकरण, या इनमें से सभी, यानी तीनों हो जाएगा, औद्योगिक, नगरीय व पश्चिमीकरण। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? घा हो जाएगा, इनमें से सभी। नहीं तो क्या है बुक में दिया हुआ है घा नंबर, इनमें से सभी यानी औद्योगिकरण, नगरीकरण, पश्चिमीकरण, ये तीनों हो जाएंगे। और जो क्या है गूगल में दिया है, क्योंकि हम सारे प्रश्नों को क्या है एक बार हम रिपीट करके, क्योंकि बुक में क्या है काफ़ी बार ऑप्शन गलत दे दिया जाता है, प्रश्न नहीं गलत होता है, उसका ऑप्शन गलत दिया जाता है या गलत छप जाता है, तो उसको हम गूगल पर एक बार सर्च करते हैं कि इसका राइट आंसर यही है। फिलहाल जो बात करें गूगल की, तो गूगल बता रहे हैं भैया पश्चिमीकरण हो जाएगा, जो कि भारत में आधुनिकीकरण का प्रमुख कारक है, और बुक में दिखा रहा है इनमें से सभी। तो भैया बताइएगा जो 29 नंबर प्रश्न का सही विकल्प क्या हो जाएगा, हम आप पर निर्भर करते हैं, लगाइएगा। 30 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, भारत में हरित क्रांति की जनक कौन थे? जो इंडिया है, भारत है, क्योंकि हरित क्रांति तो सब चीज़ें, और सबसे ज़्यादा ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि हरित क्रांति सबसे ज़्यादा किस राज्य में फेमस हुआ या किस प्रदेश में? तो पंजाब जो हो जाएगा इसका फेमस एक उदाहरण है। भारत में हरित क्रांति वहीं पर सबसे ज़्यादा सफल हुई। तो भारत में जो हरित क्रांति के जनक हैं ये भैया MS स्वामी नाथन जी हो जाएंगे, भारत में हरित क्रांति के जनक। यहाँ पर इसमें ये बात हो रही है। बुक स्टूडेंट हमारा आ चुका है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में कितने नंबर का पूछा जाता है? 3 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाता है ये अति लघु उत्तरीय का, और जो इम्पोर्टेंट होगा उसी को मैं आपको बताऊंगा। सारे क्वेश्चंस का आंसर मिलेगा आपको जो इस वीडियो में सारे क्लियर हो जाएंगे, और आपके 95% लाने का वो टारगेट बनेगा स्टूडेंट। यदि आपको जो भी टारगेट अचीव करना है उसके लिए आप मेहनत कीजिए। हमने सारे का प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, जैसा कि मैं आपको बताता रहता हूँ हर एक वीडियो में कि हमने हर एक सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट बना रखा हूँ, जिसमें आपको A to Z जानकारी, यानी एक प्रकार से जो आपकी तैयारी है वो बेहतर बना सकती है यदि आप वो उस सब्जेक्ट का पर्टिकुलर सब्जेक्ट का वीडियो देख लेते हैं। समझ में आ गया? चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहला जो आपका अति लघु उत्तरीय का प्रश्न पूछा गया है मॉडल पेपर से कि भारत में जनजातियों की किन्हीं 3 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। जो भारत में जनजातियां हैं किन्हीं 3 विशेषताओं के हमें उल्लेख करना है। तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर, भारत में जनजातियों की 3 विशेषताएं निम्नलिखित प्रकार से हैं। देखिए किस तरह से आपको लिखना है ये भी हम आप लोगों को बताएंगे। फिलहाल जो हमारा वीडियो आ चुका है, आपने नहीं देखा तो चैनल पर मिल जाएगा, बोर्ड एग्जाम में समाज शास्त्र की कॉपी कैसे लिखें, उस तरह से जो हमारे बताए गए तरीके हैं यदि आप उसको फॉलो करते हैं तो उस तरह से आप लिखकर काफ़ी अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। नहीं देखा है तो चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगा, नहीं तो आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे कि क्लास 12 सोशियोलॉजी की कॉपी कैसे लिखें बाई शिवम स्टडी नॉलेज, यानी बाई इस तरह से आप बाई लिख देंगे इस तरह से, और पीछे हमारा चैनल का नाम लिख देंगे, वो वीडियो आपको तुरंत ही देखने को मिल जाएगी, नहीं तो आप ढूंढते रह जाएंगे पूरी यूट्यूब पर। समझ में आ गया स्टूडेंट? तो यहाँ पर देखिए जो हमारा पहला प्रश्न पूछा गया था कि भारत में जनजातियों की किन्हीं 3 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो इसकी 3 विशेषताएं देखिए कुछ इस प्रकार से है। सबसे पहला जो विशेषता क्या है, सामान्य भूभाग। क्या है? सामान्य भूभाग। इसमें देखिए एक जनजाति एक निश्चित भूभाग में ही क्या है निवास करती है। जैसे कोई एक पर्टिकुलर जनजाति है ये एक ही निश्चित भूभाग में ही निवास करेंगी।
दूसरा हमारा विस्तृत आकार। जो भारत में जनजातियों का आकार है विस्तृत भी है। जैसे एक जनजाति में कई परिवार जैसे वंश एवं गोत्र का संकलन होते हैं। अब जैसे जनजातियों का एक प्रकार से जैसे जो प्रक्रिया है, यानी जो जनजाति की प्रक्रिया, जैसे कि हमारे परिवार में 2 बच्चे हैं, जैसे हमारी पेरेंट्स है, पेरेंट्स के बाद में हमारी जो फैमिली आई, हमारी फैमिली के बाद में हमारे बच्चे आए, उसके बच्चे, तो इस प्रकार से परिवारों में वंश का क्या है, वंश और गोत्र का संकलन होता रहता है। धीरे धीरे वो प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। समझ में आ गया। तीसरा देखिए सामान्य भाषा। सामान्य भाषा में क्या होता है, एक जनजाति के लोग अपने विचारों का क्या है आदान प्रदान करने के लिए जनजाति की अपनी एक सामान्य भाषा का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर समझिए कि सामान्य भाषा क्या है, कि जो एक जनजाति है इसमें जो लोग होते हैं अपने विचारों को, यानी जैसे हमारा विचार है आपका विचार है, तो दोनों पर्टिकुलर मिलता जुलता है, तो आदान प्रदान करने के लिए जनजाति की अपनी एक सामान्य भाषा का प्रयोग करते हैं, जो ही वो भारत की जनजातियाँ होती है। जैसे हमारे यहाँ पर पर्टिकुलर सबसे ज़्यादा हिंदी बोली जाती है, शहर में सबसे ज़्यादा क्या है इंग्लिश और हिंदी दोनों बोली जाती है। उसके बाद में जैसे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग जो है स्टेट में अलग अलग लैंग्वेजेस चलते हैं, वैसे ही इसके बारे में बात हो रहा है। तो पहले का यहाँ पर देखिए, यदि आप इस तरह से भारत के जनजातियों की किन्हीं 3 विशेषताओं का उल्लेख करेंगे तो आपको जो है 3 नंबर एग्जामिनर बड़े ही आसानी से देगा। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए सारे क्वेश्चंस का हमने क्वेश्चन विथ आंसर लेकर आया हूँ। इसी बात पर आप स्टूडेंट वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही यूट्यूब पर सारी चीज़ें हम आपको बताते रहेंगे और सारी चीज़ें हम आपको सामने लेकर आएंगे और आपकी तैयारी को जो है बेहतर बनाएंगे। दूसरा आपका देखिए, दूसरा जो प्रश्न है अति लघुत्तरीय का, कि सांप्रदायिकता निवारण के 3 सुझाव दीजिए। जो आपका सांप्रदायिकता निवारण है इसके हमें 3 सुझाव हैं। सबसे पहला है आपका, सांप्रदायिकता का सबसे बड़ा कारण चुनौती में लाभ की राजनीति है। जो सांप्रदायिकता में सबसे बड़ा जो कारण है क्या है, यहाँ पर हमें सुझाव देना था, तो क्या है सबसे बड़ा कारण है कि चुनौती में लाभ की राजनीति है। दूसरा है भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। सभी को पता है भैया स्टूडेंट, आपको बताने की कोई आवश्यकता हमें नहीं है कि भारत जो है एक धर्मनिरपेक्ष क्या है राज्य है, लेकिन शाश्वत नैतिक जीवन मूल्यों की शिक्षा तो सभी क्या है, नैतिक जीवन मूल्यों की शिक्षा तो सभी, यहाँ पर देखिए शिक्षा तो सभी के लिए अनिवार्य होनी चाहिए। क्या है, सभी के लिए अनिवार्य होनी चाहिए। तीसरा हमारा, सरकार को सदैव ही इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसके द्वारा ऐसे कोई कार्य नहीं किया जाए जिससे क्या है सांप्रदायिकता को प्रोत्साहन मिले। तो यहाँ पर सांप्रदायिकता निवारण के 3 सुझाव जो बताए गए थे स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए जो हमारा क्वेश्चन है हमारा दूसरा, कि सांप्रदायिकता निवारण के 3 सुझाव दीजिए, तो 2 ये है और तीसरा ये हो गया, यहाँ पर देख सकते हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप वीडियो को रोक कर भी क्वेश्चंस को लिख रहे हैं तो लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। नहीं तो टिक लगाना चाहे तो लगा लीजिए, क्योंकि टिक लगाएंगे तो वहाँ पर भी क्या होता है कि काफ़ी बड़े में क्वेश्चन दिए होते हैं, और यहाँ पर हमने शॉर्ट करके यानी शॉर्ट करके और आपको एक प्रकार से सटीक उत्तर दिया कि यदि आप इतना लिख देते हैं बोर्ड एग्जाम में तो 3 नंबर जो है आपका कन्फर्म है, एग्जामिनर नहीं काटेगा 3 नंबर, वो आगे देकर आपको बढ़ जाएगा। यानी 3 नंबर जो है आपके कॉपी पर लिख कर कि 3 नंबर के लायक क्वेश्चन है, आगे बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा 3 नंबर, प्रेक्षेपण पद्धति की 3 उद्देश्य बताइए। जो आपका प्रेक्षेपण पद्धति है इसके हमें कोई 3 उद्देश्य बताना है, जो कि इस प्रकार से देखिए। सबसे पहले हमने जो कॉपी में बताया है और आप लोगों को यहाँ पर भी बता रहा हूँ कि सबसे पहले डालना जो है, यानी एक प्रकार से हेडिंग डालना है कि इसके 3 उद्देश्य इस प्रकार से या निम्नलिखित प्रकार से या निम्न प्रकार से, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि आप डायरेक्ट ही लिखते चले जाइए कि हाँ भैया प्रक्षेपण पद्धति की ये 3 उद्देश्य है, सबसे पहला ये उद्देश्य, दूसरा ये है, तीसरा ये है। सबसे पहले जब ये डालेंगे तो एक प्रकार से हाईलाइट बन जाता है एग्जामिनर के कि हाँ बच्चे को लिखने का तरीका मालूम है। क्या है, लिखने का तरीका किस तरह से है, ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है। ये नहीं कि आपने किस तरह से लिखा है, आपने सारे क्वेश्चंस का आंसर सही से दिया है। सबसे ज़्यादा जो मैटर करता है वो मैटर करता है आपकी लिखावट, कॉपी में किस तरह से लिखा है, साफ़ सुथरा कॉपी है, गंदगी तो कोई मचाई नहीं हुई, ये सबसे ज़्यादा एग्जामिनर का मोटिवेट करता है। और यदि आप वहीं पर गड़बड़ कर दिए तो समझ लीजिए भैया आपका काफ़ी अच्छा क्या है जो आपने लिखा है वहाँ पर नंबर भी अच्छा कटेगा। तो इसीलिए क्या है ये सारी चीज़ें आप कीजिए, और जो मैं बता रहा हूँ लिखने का जो तरीका आपको बताता हूँ उस पर आप ज़रूर गौर कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए इसके 3 उद्देश्य इस प्रकार से हैं। सबसे पहला जो उद्देश्य क्या है, यहाँ पर देखिए प्रेक्षेपण का संबंध कृत्रिम घटनाओं एवं व्यवहारों से ना होकर क्या है स्वाभाविक रूप से अथवा स्वतः विकसित होने वाली घटनाओं से है। नंबर दूसरा है प्रेक्षण क्या है, प्रेक्षणकर्ता की उपस्थिति घटनाओं के घटित
होने के समय क्या है, प्रक्षेपण कर्ता के जो उपस्थित है, ये घटनाओं के घटित होने के समय ही आवश्यक है। तीसरा है हमारा, प्रक्षेपण को सोच समझ कर, क्या है, जो प्रक्षेपण है इसको सोच समझ कर या व्यवस्थित में आयोजित किया जाता है। तो जो प्रक्षेपण पद्धति है इसके 3 जो हमें उद्देश्य बताने थे, जैसा कि आप देख सकते हैं हमें तीनों उद्देश्य के बारे में बता दिया है और तीनों का आंसर जो है दे दिया है। आप बोर्ड एग्जाम में जो है काफ़ी स्टूडेंट सोचते हैं कि सर ये तो आपने क्या है क्वेश्चन बैंक वाला ही छाप दिया है, तो वहाँ पर आप गौर करेंगे क्वेश्चन बैंक से और आपके बुक से ही रिलेटेड सारे क्वेश्चन आएंगे। और क्वेश्चन बैंक में क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा जो हमारा अति लघु उत्तरीय प्रश्न है वहाँ पर थोड़े बड़े में उसका आंसर दिया होता है। अब यही आप जाकर देखेंगे कि प्रक्षेपण पद्धति की 3 उद्देश्य बताइए, तो काफ़ी बड़े में उसका आंसर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो वहाँ पर करना क्या है आपको, वहाँ पर जो मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से करना है, देखिए वहाँ पर छोटे छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, उसी के हिसाब से जब आप लिखेंगे तो आपको ये 3 नंबर जो है कोई नहीं काट सकता। समझ में आ गया? चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है स्टूडेंट, सामाजिक आंदोलन किस उद्देश्य से उत्पन्न होते हैं, इनके बारे में बताइए। जो आपका सामाजिक आंदोलन है ये किस उद्देश्य से उत्पन्न होते हैं, इसके बारे में आपको पूरा आंसर देना है। तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर क्या है। देखिए सामाजिक आंदोलन में एक सामान्य अभिमुखता अथवा किसी परिवर्तन को लाने, ब्रैकेट में देखिए, या रोकने का तरीका होता है। सामाजिक आंदोलन प्रायः किसी जनहित के मामले में परिवर्तन लाने के उद्देश्य से, क्या है, परिवर्तन लाने के उद्देश्य से उत्पन्न होते हैं। जैसा कि जनजातीय लोगों के लिए जंगल के उपयोग का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि सामाजिक आंदोलन किस उद्देश्य से उत्पन्न होते हैं यहाँ पर बताया गया है। वीडियो को आप रोक कर भी स्टूडेंट देख सकते हैं, क्योंकि जैसा कि हमने बताया आपके लिए समझना इम्पोर्टेंट है। आप लोगों को भी पता होगा जो आपके समाज शास्त्र यानी सोशियोलॉजी में है, इसमें 4 तरह के प्रश्न होते हैं। 4 तरह के प्रश्न कौन सा होता है, बहुविकल्पीय, अति लघु उत्तरीय, लघु और विस्तृत उत्तरीय। और बहुविकल्पीय में आपका 10 प्रश्न होता है, अति लघु उत्तरीय में जो है आता 10 प्रश्न होता है, लघु में आपका 6 प्रश्न होता है, और जो हमारा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है इसमें 3 क्वेश्चन होते हैं। तो उसी के हिसाब से हम ये सारे क्वेश्चन आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बता रहे हैं, क्योंकि मॉडल पेपर को हम हल कर रहे हैं। तो मॉडल पेपर से रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं इसके वीडियो में बता रहे हैं। उसके बाद में स्टूडेंट देखिए ये सारे क्वेश्चंस को है आपको टिक लगाना है तो लगा लीजिए, और क्वेश्चन बैंक में इसको एक प्रकार से इसका आंसर लिखना चाहे तो लिख लीजिए, क्वेश्चन बैंक में भी इसका आंसर आपको मिल जाएगा। तो चौथा जो क्वेश्चन था इसका आंसर हमने दे दिया है, वीडियो को रोक कर भी इसको लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। देखिए 5वां क्वेश्चन है हमारा, मातृवंशीय परिवार से आप क्या समझते हैं। जो मातृवंशीय परिवार है, अब यहीं पे पितृवंशीय परिवार आ जाता है, तो वहाँ पर भी मैं आपको समझा देता हूँ कि क्या होता है। देखिए मातृवंशीय परिवार से आप क्या समझते हैं। देखिए ऐसे परिवार जिनमें माता परिवार की क्या हो प्रमुख होती है, जैसे जो ऐसे परिवार होते हैं, अब जैसे किसी में क्या है फादर नहीं होते हैं, किसी में क्या है मदर नहीं होती है, तो जैसे यहाँ पर मदर की बात हो रही है कि मातृवंशीय परिवार में एक क्या है, मातृवंशीय परिवार ऐसे परिवार की प्रमुख होती है जिसे मातृवंशीय परिवार कहलाती है। जनजातियों में ऐसे परिवार पाए जाते हैं, जो जनजातियाँ इसमें परिवार ऐसे पाई जाती है। अब यहीं पे पितृवंशीय परिवार हो जाता है, तो यहाँ पर जो माता का अधिकार है यहाँ पर पिता का हो जाता है। समझ में आ गया स्टूडेंट, यही दोनों में फ़र्क होता है। और मातृवंशीय परिवार और पितृवंशीय परिवार में आपको डिफरेंस भी बताने को आ जाएगा, तो इसको भी आप तैयार कर लीजिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला हमारा क्वेश्चन है 6 नंबर। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, जनतांत्रिक राजनीति से आप क्या समझते हैं। जो आपका जनतांत्रिक राजनीति है इससे आप क्या समझते हैं, इसके बारे में इसका आंसर देना है आपको। तो यहाँ पर देखिए जनतांत्रिक राजनीति से अभिप्राय राजनीति के उस प्रारूप से है जिसमें आम लोग क्या है, जिसमें जो आम लोग हैं, ब्रैकेट में देखिए जनता चुनाव के माध्यम से सरकार का चयन करते हैं। इसके लिए विभिन्न राजनीतिक दल अपने अपने क्या है, विभिन्न राजनीतिक दल जो है ये अपने अपने प्रत्याशी चुनाव में उतारते हैं, जो प्रत्याशी उसको चुनाव में उतारते हैं, तथा बहुमत प्राप्त करने वाला दल सरकार का गठन करता है। अब यहाँ पर थोड़ा स्टूडेंट यदि आप समझेंगे, क्योंकि आप लोगों ने 11th में भी सोशियोलॉजी को पढ़ा है, तो वहाँ पर बताया गया है कि जनतांत्रिक, आपने इसके बारे में काफ़ी सुना होगा कि जनतांत्रिक राजनीति क्या होता है। आपने नहीं पढ़ा है तो जाकर आप फिर से देखेंगे 11th में। अब 11th में आप कैसे देखेंगे, आपका पिछले साल का बुक होगा, तो वहाँ पर आप जब देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपको मिला होगा कि जनतांत्रिक राजनीति से आप क्या समझते हैं। तो इसमें जिसमें आम लोग क्या है, जिसमें जैसे क्या है, जिसमें आम लोग जनता
चुनाव के माध्यम से सरकार का चयन करते हैं। जैसे हम आम लोग जनता है तो वो चुनाव के माध्यम से, जैसे कोई भी सरकार हो, कांग्रेस हो या कोई भी सरकार हो, कांग्रेस हो गया, भाजपा हो गया या मायावती सरकार, कोई भी होगा, तो उसका एक पर्टिकुलर क्या होता है, इसका एक लूओ होता है कि जनता के चुनाव के माध्यम से सरकार का चयन करते हैं। इसके लिए विभिन्न राजनीतिक दल अपने अपने जो प्रत्याशी उसको उतारते हैं, अपने अपने, जैसे उसका एक प्रकार से वो सदस्य है, इसका एक सदस्य है, तो वो पर्टिकुलर जो एक प्रकार से जो राजनीतिक तंत्र होगा वहाँ पर वो सारी चीज़ें अप्लाई होता है। तो राजनीतिक जो जनतांत्रिक राजनीति है वो इसी प्रकार से होती है और बहुमत प्राप्त करने वाला दल सरकार का क्या है, गठन करता है। ये समझ में आ गया। 6 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर इसी तरीके से आपको देना है। अगला हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, ग्राम पंचायत के 3 कार्यों का उल्लेख कीजिए। जो ग्राम पंचायत है इनके 3 कार्यों का हमें उल्लेख करना है। इसका उल्लेख कीजिए, किस प्रकार से कीजिएगा। देखिए ग्राम पंचायत के कार्यों का उल्लेख इस प्रकार से है। यहाँ पर देखिए सबसे पहला है आर्थिक विकास के लिए योजनाएं एवं कार्यक्रम बनाना, यानी जो आर्थिक विकास है इसके लिए योजनाएं एवं कार्यक्रम को बनाना। दूसरा है सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करने वाला कार्यक्रम, जो सामाजिक न्याय है इसको प्रोत्साहित करने वाला ये कार्यक्रम। तीसरा हमारा शुल्क यात्री कर, क्या है, जो शुल्क है, शुल्क यात्री कर, जुर्माना, अन्य कर आदि लगाना व एकत्र करना। ये एक प्रकार से ग्राम पंचायत के 3 कार्यों का उल्लेख हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये सारे जो कार्य हैं इंपॉर्टेंट है और 3 ही कार्यों के बारे में पूछा गया है। जब इसके बारे में ग्राम पंचायत का एक संक्षिप्त टिप्पणी के बारे में भी पूछा जाता है तो इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा, आपका आएगा ये क्वेश्चन। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है स्टूडेंट, भूमि सुधार से आप क्या समझते हैं। जो भूमि सुधार है इसके बारे में आपने काफ़ी सुना होगा। इसके बारे में देखिए कि भूमि सुधार से आप क्या समझते हैं। आंसर देखिए, भूमि सुधार एक ऐसी प्रक्रिया है, भूमि सुधार जो है ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें देखिए क्या है, देखिए जिसमें भूमि स्वामित्व के, क्या है, भूमि स्वामित्व के पुनर्वितरण के साथ साथ, स्वामित्व के पुनर्वितरण के साथ साथ भूमि जोत में होने वाले सुधारों को क्या है, सम्मिलित किया जाता है। भूमि सुधार राज्य के विषय में अंतर्गत आता है, अतः इससे संबंधित कानून राज्य द्वारा बनाए गए भूमि सुधार अधिनियम 1950 में पारित हुआ। अब यहाँ पर थोड़ा आप समझेंगे कि भूमि सुधार से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में परिभाषा है और ये भी पूछा जाता है, आपके ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में पूछा जाएगा कि भूमि सुधार जो अधिनियम है ये कब पारित हुआ था। तो ये 1950 में हुआ था, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए स्टूडेंट। और मैं बार बार बताता हूँ, यदि आपने कॉपी वाला वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो आपको मिल जाएगा, वो जरूर देखिएगा। उससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा कि बोर्ड एग्जाम में जो है कॉपी को कैसे लिखना चाहिए। यानी हर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का अलग अलग कॉपी लिखने का तरीका होता है। जैसे मैथ में होगा, आप लोगों ने देखा होगा मैथ में अलग प्रकार से होता है, इकोनॉमिक्स में अलग प्रकार से क्वेश्चन का आंसर देना होता है, सोशियोलॉजी में अलग, जियोग्राफी में अलग। तो सबका एक अलग अलग पर्टिकुलर क्या होता है, एक शेड्यूल होता है कि इस तरह से कॉपी लिखेंगे तो एग्जामिनर भैया खुश होकर हमें फुल मार्क्स देगा। तो वो सारी चीज़ें हमने बताई हुई है। उसके बाद में देखिए 9 नंबर हमारा प्रश्न, 9 नंबर हमारा प्रश्न है कि उदारीकरण को परिभाषित कीजिए। जो उदारीकरण है इसको परिभाषित कीजिए। तो यहाँ पर देखिए उदारीकरण शब्द का तात्पर्य ऐसे अनेक नीतिगत निर्णयों से है, अनेक क्या है, नीतिगत निर्णयों से है जो भारत सरकार द्वारा 1991 में भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व बाजार के, क्या है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था है इसको विश्व बाजार के खोल देने का, विश्व बाजार के लिए खोल देने के उद्देश्य से लिए गए भारत सरकार ने 1991 में अपनी आर्थिक नीति में कुछ परिवर्तन लाने का क्या है, निर्णय लिया था। यहाँ पर देखिए जो पूछा गया था हमारा प्रश्न कि उदारीकरण को क्या है, उदारीकरण को आपको परिभाषित करना है। तो इसी प्रकार से इसका आंसर देना है उदारीकरण को, कि उदारीकरण का तात्पर्य ये है, उदारीकरण को परिभाषित इस तरह से किया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि उदारीकरण किसे कहते हैं। उदारीकरण के बारे में जब आपका प्रश्न पूछा जाए तो इसी प्रकार से इसका आंसर दीजिएगा। समझ में आ गया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और खासकर इसको लिखने में स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगता है। तो आपने स्टूडेंट वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि हम ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहते हैं। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, जन्म दर से आप क्या समझते हैं। जन्म दर, मृत्यु दर, इसके बारे में भी काफ़ी पूछा जाता है और जन्म दर और मृत्यु दर में क्या है, डिफरेंस भी पूछे जाएंगे, यानी अंतर भी पूछा जाएगा। तो इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए जन्म दर से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पर देखिए एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में, एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है, जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है उसी जन्म दर कहते हैं। यहाँ पर आपको थोड़ा समझेंगे, ये आपके बहुविकल्पीय में भी पूछा जाएगा
कि जन्म दर यानी जन्म दर से आप क्या समझते हैं, जन्म दर किसे कहते हैं, जन्म दर कितने व्यक्तियों के द्वारा होता है। तो यहाँ पर पूछ लिया जाएगा कि प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है उसे जन्म दर कहा जाता है। समझ में आ गया। तो 10 प्रश्न जो हमारा था अति लघु उत्तरीय का, ये हमने बता दिया है।